हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर, द क्वालिटी कंटेंट फॉर ई लर्निंग। अब यहां पर हम लोग 12 नवंबर को होने वाले NAS एग्ज़ाम मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का तीसरा अभ्यास सत्र लेकर आए हैं, थर्ड प्रैक्टिस पेपर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जिन बच्चों ने उस प्रैक्टिस पेपर को नहीं किया है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा, पहला जो प्रैक्टिस सेशन था, पहला जो प्रैक्टिस प्रश्न पत्र था, अभ्यास प्रश्न पत्र था, वह आपके कोर्स का था। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो कंटेंट है उसी से हूबहू था। दूसरे अभ्यास प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आपको किए गए, लेकिन जब आप इस तीसरे अभ्यास प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो शायद आपको ये लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ के सिलेबस से आ गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं इनके उत्तर प्रश्न में ही छुपे मिलेंगे आपको। यानी कितना भी लंबा क्वेश्चन दिया हो, यदि आपको उस बड़े क्वेश्चन का एक सिरा भी पकड़ में आ जाता है तो आप उसका आंसर दे पाने में सफल हो जाएंगे। तो आप इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस देखकर घबराइए मत, बड़े बड़े नामों को देख करके टेंशन में मत आइएगा और क्वेश्चंस को पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। आंसर डेफिनेटली आपसे बनेगा। कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको बन जाएंगे। हाँ, एक बात और टीचर्स के लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि सोशल साइंस विषय के जो शिक्षक हैं जिनका CM राइज स्कूल्स के लिए जिनका अभी एग्ज़ाम होना है 7 नवंबर को, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देखें ताकि उनकी भी तैयारियां हो सकें। चलिए हम देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर थर्ड, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए हम लेकर आए हैं। विद्यार्थियों के लिए निर्देश नंबर 1, इस पुस्तिका में कुल प्रश्न है 70, समय है 120 मिनट। ABCD 4 में से कोई एक उत्तर सही है और रफ कार्य इसी पुस्तिका में आप कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर हम आते हैं। ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार यिंका शोनीबारे द्वारा बनाया गया एक चित्र यहां दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में शोनीबारे कहते हैं, यह काम हूबहू दीवार पर किसी छींटे की तरह है। मैं इसके सिर्फ एक दुर्लभ वस्तु बनने के बारे में सोच रहा था। इसकी दुर्लभता का कारण हाल ही में घटित युद्धों का एक स्रोत है। मैं उन लालची कंपनियों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं के बारे में भी सोच रहा था जिन्होंने वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट कर दिया है और नदियों को गंदगी का नाला बना दिया है। इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है? आपके प्रैक्टिस पेपर में वह चित्र मिसिंग है, चित्र नहीं दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ये 4 ऑप्शन के आधार पर आपको उसका आंसर देना है। चित्र जैसे ही आप देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। यिंका शोनीबारे जो है ये एक पैरालाइज्ड मतलब उनको लकवा मार गया है शरीर में, ट्रांसवर्स मिलेट एक नाम की बीमारी होती है उसकी वजह से, और वो व्हील चेयर के ऊपर बैठकर सारा काम करते हैं। नाइजीरिया में जन्मे ब्रिटिश नागरिक हैं ये और एक शानदार कलाकार हैं यिंका शोनीबारे, जिन्होंने इस चित्र का निर्माण किया था, इस चित्र को बनाया था। जैसे ही आप इस चित्र को देखते हैं आपकी समझ में स्पष्ट आ जाता है कि इसका उत्तर है ए, पहला ऑप्शन है इसका ए, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन जिनके ऊपर लालची कंपनियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, और उसी के बारे में इनका ये कहते हैं कि यह दीवार पर किसी छींटे की तरह है लेकिन यह एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। तो इस तरह से पहले का उत्तर चित्र देखने के बाद आपकी समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये छींटा बना हुआ है और उसकी जो परछाई दिख रही है ये ऑयल के ऊपर बनी हुई दिख रही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन से सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती है? तो थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं, यानी 2 देशों के बीच में चलती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है
इन ट्रेनों में यात्रियों को एक देश से दूसरे देश की यात्रा के दौरान पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा कतई नहीं है, किसी भी माध्यम से आप यात्रा करें, आपको एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होगी। दूसरा ऑप्शन है, दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती हैं। बिल्कुल, जिन्होंने भी थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि ये ट्रेनें, जैसे भारत में सबसे अच्छी ट्रेनें मानी जाती हैं शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस, और ये जो ट्रेन है थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, इनको इनके ऊपर भी वरीयता दी जाती है, मतलब इनको भी पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि ये ट्रेन लेट ना हो। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी, सही उत्तर आएगा बी, कि ये अंदरूनी हिस्सों में यहां पर यात्री इसलिए ज़्यादा चलते हैं दोनों देशों के कि यह यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में कम समय लेती हैं। सी ऑप्शन में दिया है ये ट्रेनें दोनों देशों के बीच यात्रा का एकमात्र साधन है, तो बिल्कुल नहीं है। एरोप्लेन से भी आप जा सकते हैं। इन ट्रेनों के यात्रियों को मुफ्त टिकट दिए जाते हैं, तो ये ऐसा भी नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। आप इसको लॉक कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे तंगतूर स्थानीय सब्जियों के साथ छाछ, नमथुक नगाम पे भुना हुआ जौ का आटा और उससे बना हुआ सूप, नमक, काली मिर्च और याक के दूध से बना स्थानीय मक्खन, मोक मोक अर्थात उबले हुए डम्पलिंग्स जो स्थानीय सब्जियों या मांस से भरे होते हैं, चू टॉगी अर्थात स्टू जो सब्जियों या मांस और गेहूं के नूडल्स के साथ बनाया जाता है। क्षेत्र की पहचान करें। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान हमको तंगतूर भी समझ में नहीं आया, नमथुक भी समझ में नहीं आया, मोक मोक चू टाकी, लेकिन हमने ये शब्द पकड़ लिया याक, और हमने किताब में पढ़ा है कि याक कहाँ पाया जाता है, कच्छ में नहीं पाया जाता, कुर्ग में नहीं पाया जाता, लद्दाख में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरे का आंसर सी, सुंदरबन में बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, याक नहीं। तो इतने बड़े क्वेश्चन में हमको एक क्लू मिल गया याक वाला, और जिससे हमने इस आंसर को पकड़ लिया, उत्तर आ गया लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। तो देखो, दो देश की तुलना दी जा रही है, ये है देश ए और ये है देश बी। देश ए की जनसंख्या 92 करोड़ है और देश बी की जनसंख्या 132 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 30 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है और यह है 1 करोड़ से ऊपर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद धर्म की बात करें तो यहाँ ईसाई धर्म 45%, इस्लाम 40%, अन्य 14, गैर धर्म 68, बौद्ध धर्म भी है, ईसाई भी है, ताओ धर्म दिया है। अब ऑप्शन देखते हैं तो ताओ धर्म की बात आती है तो यहाँ पर चीन तो कंफर्म मान के चले अपन, तो ये हो गया चीन, यानी चीन ए में भी है, चीन बी में भी है, सी और डी में नहीं है, मतलब 50-50 के अंतर्गत सी और डी ऑप्शन अपने आप बाहर हो जाते हैं और बचते हैं ए और बी। अब क्या भारत के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर गैर धर्म 68% की बात हो रही है, लेकिन भारत में ताओ धर्म 9% नहीं है, यानी ये बात फिनिश हो जाती है। ईसाई धर्म 45% भारत में नहीं है, तो इंडिया भी, भारत भी इस विकल्प से हट जाता है और इस प्रकार ऑप्शन बी स्थान पक्का कर लेता है और चौथे का उत्तर आ जाता है बी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। आप बी ऑप्शन को काला कर दीजिए अपनी OMR शीट पर, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 5वां, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 5 और 6 का उत्तर दें। जानकारी है कि ये जो चित्र दिख रहा है यह 15वीं शताब्दी के एक सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी की तस्वीर है और इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी ने मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी जिसने एशिया माइनर के क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया था। तो 5वें का उत्तर यह देना है। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्वज्ञान
और दर्शन शास्त्र का मूल है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार नृत्य और संगीत मनाही है, लेकिन एक परंपरा है सूफी परंपरा जिसमें नृत्य और संगीत को समाहित किया गया है और उसके अंतर्गत ये माना जाता है कि ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है, ईश्वर एक है। अर्थात ऑप्शन ए पे हम देखते हैं कि कई रूपों एवं नामों की बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि भगवान के कई अवतार एवं रूप हिंदू अवतारों के समान हैं। यह उत्तर नहीं आएगा। भगवान एक है लेकिन एक सुशोभित और बुद्धिमान इंसान की तरह दिखाई देता है। गलत प्रश्न है, गलत ऑप्शन। केवल मस्जिदों में रहता है ईश्वर और उसको महंगे उपहार देकर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल असत्य है। इस तरह से ऑप्शन ए, पांचवे का ए ऑप्शन सही है। फिर छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसी जानकारी के आधार पर रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करने में सहायता की। इसी विचार से घुमक्कड़ दरवेशों के अभ्यास का विकास एक अनुष्ठान के रूप में हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशों का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए तुर्की, बी ओमान, सी मोरक्को और डी पाकिस्तान। और यहाँ पर जानकारी को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हम एक चीज पकड़ते हैं, वह है एशिया माइनर का क्षेत्र। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एशिया माइनर क्षेत्र में इन चारों में से कौन सा देश आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नक्शा विश्व का, तो ये विश्व के नक्शे में ये वाला भाग जो है, ये भाग कहलाता है एशिया माइनर का क्षेत्र। इसको हम थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे इसको, ये तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है एशिया माइनर। इसको हम और दूसरे तरीके से देखते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये ऑटोमन साम्राज्य जिसके बारे में हमने देखा था, ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा जो है, एक हिस्सा यहाँ पर आता है, ये कहलाता है एशिया माइनर। इसको और अच्छे से देखना हो तो इस तरह देख सकते हैं। ये डेडिकेटेड पिक्चर हम इसमें देखते हैं, ये वाला हिस्सा जहाँ पर लिखा हुआ था ऑटोमन साम्राज्य, वो हिस्सा कहलाता है एशिया माइनर। ये एक्चुअल में यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो काला सागर और भूमध्य सागर तथा एजियन सागर से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये हमको दिख रहा है तुर्की लिखा हुआ, मतलब इसमें छठवे का पहला ऑप्शन आएगा ए तुर्की। इसका भी पहला ऑप्शन ए था पांचवे का, और छठवे का भी पहला ऑप्शन ए तुर्की आएगा। ओमान, मोरक्को और पाकिस्तान एशिया माइनर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, 7वें पर। भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर किस चीज से उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है परमाणु संयंत्र से, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, तीसरा पानी से और चौथा कोयला से। तो आपको बता दें कि भारत में यहां पर बात हो रही है लाइट, पंखे और रेफ्रिजरेटर, मतलब सामान्य तौर पर घरेलू ऊर्जा किस जगह ज़्यादा, किस संसाधन से ज़्यादा उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है कोयला। कोयले से ज़्यादा उत्पन्न होती है, डी ऑप्शन आएगा। और इस समय समाचार पत्रों में हाईलाइटेड भी कोयला है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से कहा जा रहा है कि 4 दिन का कोयला शेष बाकी है। तो 7वें का डी आंसर आपने देख लिया। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न पूछता है आपसे कि यहां पर 326 ईसा पूर्व, मतलब 2021 में से 326 और जोड़ लें तो इतने साल पहले की बात है ये, हाइडा स्पेस नदी ग्रीक भाषा में हम बोलते हैं झेलम नदी को, ध्यान रखिएगा। झेलम, व्यास, रावी, चिनाव, इन नदियों के ग्रीक नाम भी हैं, जो आप सर्च कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा गूगल भैया की सहायता से, तो आपको मिल जाएंगे। यहां पर हाइडा स्पेस के बारे में बता दूं कि ये झेलम नदी को कहा जाता था, जहां पर भारत के एक महान राजा पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई का जो रणनीतिक नक्शा है वो आपको यहां पर दिखाया गया है। इस तरह से आप इसको बहुत स्पष्ट तरीके से नक्शे को देख सकते हैं, यदि दिए गए चित्र में समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इस चित्र को देखकर आपको 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था? नंबर 1, ए पोरस ने नदी पार करके
अपनी सेना का हिस्सा सिकंदर के शिविर में भेजा। तो हम देखते हैं ये इंडियन पेट्रोल ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इंडियन पेट्रोल और ये लिखा हुआ अलेक्जेंडर। एरो का निशान हम देखते हैं तो ये यहाँ आकर एरो बंद हो जाता है, यानी पोरस की सेना नदी क्रॉस नहीं की है, नदी क्रॉस करके आई थी अलेक्जेंडर की सेना। ये हमको दिखाई दे रही है, ये तीर के निशान से कि यहाँ पर प्राइमरी क्रॉसिंग यहाँ से की और एक क्रॉसिंग यहाँ से की थी उन्होंने। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सिकंदर के जनरल क्रेटस ने पोरस के शिविर में प्रवेश किया और उसे हराया। ऑप्शन बी यहाँ पर आया इस तरह से। इसके बाद ऑप्शन सी, पोरस के सेनापतियों ने सिकंदर के सेनापति से बात की और लड़ाई से पीछे हटने का फैसला किया। तो चित्र में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से डी ऑप्शन 8वें का हमको समझ में आता है कि ये देखिए सिकंदर यहाँ आया और नदी के किनारे तक यहाँ तक आया और इसके बाद उसने नदी को पार कर लिया, यानी 8वें का सही उत्तर आया डी। 7वें का भी डी और 8वें का भी डी ऑप्शन। तो आपने इस चित्र का विश्लेषण यदि आपने सही कर लिया तो आपका उत्तर भी सही हो जाना है। अब यहाँ पर जो क्रेटर्स की बात हो रही है तो ये नदी के किनारे खड़ा दिख रहा है हमको, लेकिन नदी क्रॉस नहीं की, जबकि इसमें क्या बोल रहा है, इसने पोरस के शिविर में प्रवेश किया। तो ये संभावना यहीं जीरो हो जाती है। पोरस के सेनापतियों और सिकंदर की आपस में, सिकंदर के सेनापतियों की बात होती है तो यहाँ पर सिकंदर के सेनापतियों और पोरस के सेनापतियों की बातचीत का कोई भी संकेत इस चित्र में तो दिखाई नहीं देता है। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं 9वें प्रश्न पर। व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य खालिस्तान है। अब बात आती है व्यापार संघ जब लिखा आता है और आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे, अंग्रेजी वाले प्रश्न को देखेंगे तो उसमें आता है ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ। मतलब ऐसे संगठन जहां पर श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम समझ लेते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज मत होइए। व्यापार संघ से तात्पर्य श्रमिक संगठनों से है। व्यापार संघ जिसे हम ट्रेड यूनियन के नाम से भी जानते हैं, इन संघों या यूनियनों का सबसे आम उद्देश्य होता है रोजगार की शर्तों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना। इसमें मजदूरी की सहभागिता, कार्यनियम, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, शिकायत प्रक्रिया, पदोन्नति सहित कर्मचारियों की स्थिति को नियंत्रित करने वाले नियम, समापन की शर्तें और रोजगार संबंधी कारण शामिल हो सकते हैं। तो श्रमिक संगठन है तो डेफिनेटली उसको आयात निर्यात से कोई लेना देना नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को भी विनियमित नहीं करता है। सी ऑप्शन इसका सही है और इसका उत्तर भी सी होगा। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना ट्रेड यूनियंस का काम नहीं है। 9वें का सही जवाब है सी। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न पर। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ क्या है? किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना यह होता है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। अब आपको जवाब देना है इस प्रश्न का, किसी देश में मुद्रा अवमूल्यन के पश्चात इनमें से जब कौन से प्रभाव के सबसे अधिक होने की संभावना है। तो मुद्रा अवमूल्यन की जब हम बात करते हैं तो इससे तात्पर्य यह होता है कि किसी भी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, मतलब डॉलर की तुलना में उसकी कीमत को कम कर लेना। जब किसी देश का भुगतान संतुलन विपक्ष में या विरोध में चला जाता है या गड़बड़ा जाता है, तब वह देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। इससे अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं और निर्यातों में वृद्धि हो जाती है। अपने देश से दूसरे देश के लिए सामग्री जाने लगती है, लेकिन विदेशी वस्तुएं उस देश के लिए महंगी हो जाती हैं और आयात कम हो जाता है। अर्थात निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी इसका प्रमुख लक्षण होता है मुद्रा अवमूल्यन का। 10वें का सी आंसर जो है वह सही है। 9वें का भी सी, 10वें का भी सी। 11वें प्रश्न और 12वें प्रश्न दी गई जानकारी के आधार पर अपने को करना है। जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में लाखों टन गाद लाते हैं, मतलब निक्षेप करते हैं, जो हर साल नए जलमार्ग खोल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप बन जाते हैं
और वे तब तक बने रहते हैं जब तक कि ताजा बाढ़ से वे बह न जाएं। इन द्वीपों को स्थानीय रूप से कहा जाता है चार्स। तो अब आपको पहले प्रश्न का जवाब देना है। हालांकि चार्स अस्थायी द्वीप होते हैं, फिर भी उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? नंबर 1, चिकने रूप से गतिशीलता के लिए चट्टानी मैदान। बिल्कुल नहीं। अब याद कीजिए उत्तरी मैदान, जहां पर हम जानते हैं कि जनसंख्या का घनत्व उच्च से उच्चतम है। यह हमने पहले प्रैक्टिस पेपर में भी देखा था। लेकिन हमने ये जाना था कि उच्च से उच्चतम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीविका के लिए उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। अर्थात बी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं हम। पास के सुंदरबन के आदमखोरों से सुरक्षा। बिल्कुल नहीं। हिमालय के कीमती पत्थरों का खनिज संसाधनों के रूप में जमा होना, ये भी नहीं। इसका उत्तर आएगा बी, क्योंकि यहाँ पर कीमती उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिससे खेती करना आसान होता है, लोगों की जीविका चलती है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की संभावना अधिक है? तो हम आपको बता दें कि जब हम भारत का नक्शा इस तरह से बनाते हैं तो ये यहाँ पर ये वाली पोजीशन में हम यहाँ देखते हैं, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बहकर इस तरह से आती है तो वह चार्स का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में अधिक पानी कब आता है? बरसात के समय में। तो बरसात कब होती है? क्या जनवरी में होती है? बिल्कुल नहीं। अप्रैल में? बिल्कुल नहीं। जुलाई में बारिश होती है, साल भर नहीं होती। अर्थात जब बाढ़ का पानी अधिक आएगा तो नए चार्सों का निर्माण होगा और पुराने चार्स जो है वे विघटित होंगे, विनष्ट होंगे, उनका विनाश होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जुलाई, क्योंकि जुलाई बारिश का महीना होता है। क्लियर? 11वें और 12वें प्रश्न का उत्तर। 13वें प्रश्न पर हम आते हैं। सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस, FUA की मंजूरी दी है। इसका मतलब है सामान्य उड़ानें जब सैन्य हवाई क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होंगी, जो पहले प्रतिबंधित हुआ करती थी। अब यहां दिखाया गया नक्शा हवाई मार्गों में किए गए बदलाव को दर्शाता है। अब सैन्य हवाई क्षेत्र का उपयोग सामान्य उड़ानों के लिए किया जा रहा है। इसका कारण पूछा जा रहा है। तो ए, परिणाम स्वरूप हवाई किराए में वृद्धि। बिल्कुल नहीं होगी। यह आतंकवाद के खतरे को कम बिल्कुल नहीं करेगा, बढ़ने की संभावना हो जाएगी। बल्कि इस तरह से तो इससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। ये ऑप्शन ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब हम सामान्य उड़ानों के लिए सैन्य हवाई क्षेत्रों का भी उपयोग करेंगे तो ये जो सैन्य हवाई क्षेत्र, जैसे ये हैदराबाद का है और दिल्ली से यदि आपको चेन्नई आना है तो आप सीधे उड़ के आ सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। इसके पहले क्या हो रहा था? दिल्ली से आपको कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई आना पड़ रहा था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 14वें प्रश्न पर हम जाते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये सर्किल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अब मन्नार की खाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? नंबर 1, यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा भेजे गए पुलिस और तट रक्षक बल के संरक्षण में है। तो आपको बता दें कि यूनेस्को केवल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों का पदांकन करता है, उनके संरक्षण में कोई ध्यान नहीं देता, यानी पहला ऑप्शन नहीं आएगा। भारत और श्रीलंका की सरकारों का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है, दोनों सरकारों का अपने अपने क्षेत्र पर अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के तहत इस क्षेत्र में कानूनी एवं अन्य निर्णय यूनेस्को ले सकता है। यूनेस्को सिर्फ पदांकन करता है। भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की साझा जिम्मेदारी लेती हैं। डी, यह सही है कि यूनेस्को ने दोनों देशों को यह कहा है कि मन्नार की खाड़ी अब बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी दोनों देशों के सरकारों की है। इस तरह से 14वें का उत्तर होगा डी। 15वें प्रश्न पर हम आते हैं। 15वां प्रश्न को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या युद्ध के समय में सांस्कृतिक महत्व की कई वस्तुओं को देशों से लूट लिया जाता है।
कला या सांस्कृतिक वस्तुओं को उनके मूल देश में वापसी करने को कला प्रत्यावर्तन कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कला प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं, मतलब जैसे यदि आपने किसी देश को लूट लिया या आपने किसी देश को अपना गुलाम बना लिया और वहाँ से कोई सामान आप अपने देश ले गए, जैसे भारत से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन ले जाया गया है और अब ब्रिटेन उस कोहिनूर हीरे को वापस लौटाए, तो इसको हम बोलते हैं कला प्रत्यावर्तन। लेकिन ऐसी कई कला वस्तुएं अब विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई हैं। ऐसी वस्तुओं की समर्थता और असमर्थता दोनों के लिए विभिन्न तर्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क किसी देश द्वारा दिया जाएगा जो ऐसी वस्तु वापस नहीं करना चाहता? ब्रिटेन भारत को कोहिनूर हीरा नहीं लौटाना चाहता है, तो वह क्या तर्क देगा? पहला ऑप्शन, कला को उसके मूल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बेहतर तरीके से सराहा और समझा जाता है। नहीं, ये कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि इसमें इस तरह के जवाब देना होंगे जो लॉजिकली सही हो, तार्किक रूप से, मानवीय दृष्टिकोण से और मानवीयता को पूर्ण करते हुए ऐसे जवाब चाहिए इसमें। यह जवाब उस अनुबंध को पूर्ण नहीं करता है। बी, युद्ध, लूट, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कारण देश से बाहर ले जाई गई कला अनैतिक हो जाती है, इसलिए उसको नहीं लौटाया जा सकता। तो ये भी कोई जवाब सेटिस्फाइंग नहीं हुआ। सी, औपनिवेशिक देशों से बाहर ले जाई गई अधिकांश कलाकृतियां बुरी तरह से हटाई गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं और परिवहन में खो गईं। यह जवाब भी नहीं है, यह एक तरह से नेगेटिव आंसर है। हम उनसे सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। उत्तर हमेशा सकारात्मक ही देना चाहिए और हम लूट करने वाले देशों से भी सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा हम मतलब दुनिया करती है। तो अब केवल डी ऑप्शन हमारे पास बचता है कि अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय शहरों में हैं और अगर कलाकृतियों को वहां से हटाया जाता है तो कम लोगों तक उनकी पहुंच रह जाएगी। अब इस प्रश्न का या इस तर्क का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लुटेरा देश जब अपनी वस्तुएं नहीं लौटाना चाहता तब इस तरह के तर्क देता है और हमारे लिए 15वें का डी उत्तर सही हो जाता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न यहां पर देखते हैं कि अनुराधापुर श्रीलंका की प्राचीन राजधानियों में से एक है जो आजकल विश्व विरासत के रूप में दर्ज है, मतलब इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। बौद्ध जगत में पवित्र माने जाने वाला यह प्राचीन शहर आज कई मठ एवं स्तूपों से घिरा हुआ है। अनुराधापुर में निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत के ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? जहां तक मैंने चित्रों को देखा है तो आपको बता दूं कि इस चित्र को एक को तो मैं पहचान रहा हूं। यह अंगकोर वाट जो कि कंबोडिया में है उसका विष्णु मंदिर है। हाँ, दूसरा जो है ये अनुराधापुर का रुवनवेली शेया अर्थात रुवनवेली दगवा या स्तूप है और इसकी आकृति भी हमको स्तूप की तरह ही दिखाई दे रही है। श्रीलंका में स्तूप को कहा जाता है दगवा, तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। लेकिन ए और बी हमने देख लिया। अब प्रश्न ये आता है कि आने वाली परीक्षा में मान लो सी या डी ऑप्शन से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो क्या जवाब देंगे? तो सी ऑप्शन को आप देख लीजिए। यह जापान के क्योटो में स्थित किंकाकुजी अर्थात झेन बौद्ध मंदिर है, जबकि डी ऑप्शन रातो मच्छेंद्रनाथ मंदिर है जो कि बुंगामती जिले नेपाल में स्थित है। तो इस तरह से आप 16वें प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 17वें प्रश्न पर हम अब आते हैं। म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है, वहां पर अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन, चाहे अखबार का लेख हो, कार्टून, विज्ञापन तथा चित्र सहित, उसको वहां के सूचना मंत्रालय की प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। हमने इसको फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति में इस तरह की चीज को पढ़ा है। सेंसरशिप के इस कानून ने म्यांमार में निम्नलिखित में से किसी एक पर रोक लगा दी। नंबर 1, अभिव्यक्ति की आज़ादी। बिल्कुल यही जवाब होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो विभिन्न माध्यमों से की जाती है, अखबार भी अभिव्यक्ति की माध्यम का ही एक तरीका है। विदेशी भाषाओं में लेखन, अंग्रेजी भाषाओं में लेखन भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक
स्वरूप है और घरेलू वस्तुओं को बेचने वाला विज्ञापन भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा 17वें का। सेंसरशिप मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब जानकारी के आधार पर 18वें और 19वें प्रश्न का उत्तर देना है। जानकारी सुन लीजिए आप लोग या पढ़ लीजिए। कठिन इलाकों में पानी ले जाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सिंचाई और मानव खपत के लिए अभिनव तरीके विकसित किए हैं। मेघालय में बांस के पाइपों का एक विशाल और जटिल नेटवर्क एक आधुनिक ड्रिप सिंचाई इरिगेशन जैसे कार्य करता है। ड्रिप इरिगेशन एक सिंचाई विधि है। इसमें पानी, वाल्व, पाइप और अन्य समान उपकरणों के एक नेटवर्क के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी को धीरे धीरे टपकाया जाता है और इससे पानी की बचत होती है। तो ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, यह आपकी समझ में आ गया। अब 18वें प्रश्न को आप सुनिए जिसका उत्तर आपको देना है। सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप इरिगेशन का उपयोग अधिकतर एक पौधे को उगाने में किया जाता है जिससे विकसित होने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। उस पौधे की पहचान करें। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जैतून। जैतून भारत में जनरली नहीं उगाया जाता है तो और आजकल एक शुष्क क्षेत्र मतलब राजस्थान के गंगानगर वाले इलाकों में इसको उगाया जा रहा है। इसको लगाया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, यानी जैतून तो नहीं आएगा। नारियल के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ये मेघालय जैसे क्षेत्रों में नहीं होता है। यह समुद्री क्षेत्रों में जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ होता है। मेघालय जैसे क्षेत्रों में खजूर भी नहीं होता क्योंकि यह एक शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला प्लांट है या पेड़ है या वृक्ष है। अब आता है काली मिर्च। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो काली मिर्च सही ही होता है। और मेघालय जैसे क्षेत्रों में, हालांकि काली मिर्च केरल तरफ भी होती है, लेकिन काली मिर्च मेघालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाई जाती है और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है, यानी 18वें का डी ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर 19वां। बांस की सिंचाई विधि द्वारा जैंतिया, खासी एवं गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है। उस स्रोत की पहचान करें। अब ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? जैंतिया, खासी और गारो, ये तीनों पहाड़ियाँ स्थित हैं मेघालय में, ठीक है ना। और मेघालय में हम देखते हैं कि इन पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी का स्रोत पहाड़ी नदियों के द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र नदी से नहीं होता क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक है असम और एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इसके अलावा गहरे कुएं एवं टंकी वहाँ बनाई नहीं जाती। वर्षा से जो सीधे पानी प्राप्त होता है वह सिंचित होकर पहाड़ी नदियों में ही जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो बैम्बू या बांस के द्वारा होता है उसके लिए जो पानी प्राप्त होता है वह पास के पहाड़ी नदियों से होता है। इसका सही उत्तर होगा ए। अब प्रश्न क्रमांक हम आते हैं 20 पर। यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। परिणाम में यूपीए सबसे बड़ा दल है 262, एनडीए 159, कम्युनिस्ट दल 24 और अन्य 98। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? तो डेफिनेटली जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी, यानी सबसे बड़ी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर, नंबर 1 पे है यूपीए, नंबर 2 पर है एनडीए। मतलब लोकसभा में विपक्ष का नेता एनडीए से होगा। उत्तर आएगा बी, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो इसको आप अपने क्लास टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। 21वें प्रश्न पर हम आते हैं। पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य की अपनी दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसको हम उत्तरायण कहते हैं। मतलब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ आता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार से मेल खाता है। तो पोंगल उत्सव को किस तिथि, सीमा और महीना में मनाया जा सकता है? तो आपको पता है कि पोंगल यानी मकर संक्रांति, और ये हमारे यहाँ कब मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं जनवरी में 14 या 15 में। तो जनवरी महीना 4 ऑप्शन में दिया है,
ए में दिया हुआ है जनवरी, और 14-15 की जो तिथि सीमा यानी डेट लाइन है वह ए ऑप्शन को कंप्लीट करती है, यानी 21वें का उत्तर होगा ए सही जवाब हो गया। चलिए अब हम आते हैं 22वें प्रश्न पर। नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं। ये जो आपको इस बड़े चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, ये अजंता की गुफाएं हैं। अब इसके अंदर निम्न में से कौन से चित्र की पाए जाने की संभावना है? ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये फ्रांस की लेस्कॉक्स गुफा में प्रागैतिहासिक कालीन घोड़े का चित्र बताया गया है। बी ऑप्शन हम देखते हैं कि घोड़े पर बैठे हुए ये महानुभाव, इसको स्पष्ट देखते हैं तो ये ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में करबला के युद्ध का चित्र है, जिसमें इमाम हुसैन के बारे में इसमें बताया गया है। सी ऑप्शन को हम देखते हैं, यह अजंता में स्थित मरणासन राजकुमारी का एक चित्र है। इस चित्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि इस गुफा में एक प्रेमी पति के विरह में मरणासन राजकुमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो राजकुमारी है ये लेटी हुई है, ये उसकी परिचारिका है जो उसके साथ में उपस्थित है। उपचार के सभी उपाय व्यर्थ हो गए हैं। इस दृश्य में राजकुमारी की विरह अवस्था और उसके आसपास वालों के मुखों पर शोक के भाव दिखाई देते हैं। एक्चुअल में इस मरणासन राजकुमारी की पहचान एक सुंदरी से की गई थी। उसका पति जो था उसका नाम था नंद, जो कि बुद्ध का भाई था। नंद अपनी इस पत्नी यानी राजकुमारी के प्रेम में इतना लीन रहता था कि एक बार जब बुद्ध उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए तो बुद्ध की तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन बाद में जब बुद्ध ने नंद को दीक्षा दी तो उस नंद ने अपनी इस सुंदर पत्नी सहित सारे घर द्वार को त्याग कर चला गया, और जिससे यह नायिका सुंदरी नाम की यह नायिका विरह वेदना को प्राप्त होती हुई मरणासन स्थिति को प्राप्त हो जाती है। इसी कथानक पर अश्वघोष नाम के एक महाकवि हुए हैं जिन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है सौंदर नंद, अर्थात सुंदरी और नंद की कहानी। कभी अवसर मिले तो अश्वघोष की इस रचना को जरूर पढ़िएगा, सौंदर नंद। यह अजंता की गुफा में उकेरी गई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डी ऑप्शन किससे जुड़ा हुआ है? तो डी ऑप्शन रामायण से जुड़ा हुआ है, जो कि थाई बौद्ध मंदिर में बना हुआ एक पेंटिंग है जो वॉट फ्रा गुफा में स्थित है, जिसमें रामायण के बारे में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 23 पर हम आते हैं। भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर राज्य की राजधानी बन चुका है। अब यहाँ पर बात आ रही छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में है, ये हमको पता है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। एक तरीका ये हमको पता चल गया। अब हम ऑप्शन से जाते हैं। मान लो तो भोपाल छोटा नागपुर के पास तो कहीं है नहीं मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन खत्म हो जाता है। नागपुर हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ शहर है, यहाँ पर भी हम छोटा नागपुर नहीं देखते, ये छोटा नागपुर अलग है, ये बड़ा नागपुर कहलाता है। देहरादून उत्तराखंड में है। इस ऑप्शन से भी अगर हम जाते हैं, इस रास्ते से भी अगर जाते हैं तो भी उत्तर हम रांची पाते हैं, यानी 23 का आंसर होगा बी। अब हम आते हैं 24वें प्रश्न पर, जो एक जानकारी के आधार पर देना है। यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ आधुनिक भारत की सीमाओं का एक नक्शा है जो देसी राज्यों मतलब सीधे तौर पर अंग्रेजों द्वारा शासित नहीं थे, और 1860 में अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित प्रदेशों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डार्क दिख रहे हैं ये ब्रिटिश भारत है, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, और जो थोड़े लाइट में दिख रहे हैं ये वाले हिस्से, ये जो है देसी रियासतें थी। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है 24वां कि 1860 के अनुसार ये जो देसी रियासतें थी, नेटिव स्टेट्स थे, इन स्टेट्स का कितने प्रतिशत भाग आधुनिक भारत के निर्माण में कितना प्रतिशत क्षेत्रफली योगदान है, मतलब भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा इन नेटिव स्टेट्स के द्वारा बनाया गया है। तो चित्र को देखकर ये तो 50% के आसपास लग रहा है, 50-50 वाला मामला है यहाँ पर। तो 10% फिनिश, 25 फिनिश, 70वीं फिनिश, 45-50 के आसपास है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 40%
से 45% का ऑप्शन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको सही जवाब मानिएगा। 25वां प्रश्न, भारत का प्रशासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। मतलब 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर संसद का शासन शुरू हो गया था। ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो गया था। 1858 तक जिन क्षेत्रों में कब्जा नहीं किया गया था वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक नेटिव स्टेट बने रहे। नेटिव राज्यों की सरकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब 1958 तक जिन पर कब्जा कर लिया वे तो ब्रिटिश शासन के साथ में जुड़े रहे, लेकिन जिन पर कब्जा नहीं कर पाए वे अंत तक नेटिव स्टेट बने रहे। नंबर 1, मूल राज्यों का ब्रिटिश क्राउन से ब्रिटिश शासन के अंत तक कोई संपर्क नहीं था। बिल्कुल गलत बात है, संपर्क रहा आया लगातार, बल्कि उनकी कई सुविधाएं अंग्रेजों ने छीन भी ली थी। मूल स्टेट्स के जो शासक थे वे भारतीय ही थे, वही शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में रहते थे। यह सही जवाब है, बी ऑप्शन सही है। मतलब इन स्टेट्स पर शासन तो भारतीय राजाओं का था, लेकिन इनके ऊपर ब्रिटिश संसद का अंकुश था। ये बात को ध्यान रखिए। इसके बाद आता है 26वां, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो कि यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से गुजरती है, इनमें से इसके अलावा और कहां से गुजरती है? ब्राजील, फ्रांस, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम इसको चित्र में देखते हैं इस तरह से। ये कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। ये बात ध्यान रखें हम। यूनाइटेड किंगडम ये फ्रांस के हिस्से को भी छूते हुए निकलती है थोड़ा सा। ये देखिए फ्रांस से गुजर रही है, फ्रांस है, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, टोगो, घाना, और इस तरह से अंत में ये आती है अंटार्कटिका देश, अंटार्कटिका तक। यानी इन 9 देशों में से हमारे पास में इन 9 देशों में ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? फ्रांस का दिया हुआ है, यानी इसका उत्तर होगा बी, फ्रांस। ठीक है ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार जैकब लॉरेंस ने द माइग्रेशन ऑफ द नीग्रो नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के चित्रों ने इस प्रवास के कुछ कारणों को दर्शाया है। प्रवास का एक कारण था अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध बेहतर शिक्षा के अवसर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर यह बताना है कि इन चित्रों में से कौन सा एक चित्र बेहतर शिक्षा की आशा का वर्णन करता है। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। ये तो अजंता वाले गुफा का, इसको अपन ढांक देते हैं, बंद कर देते हैं। चलो हाँ, इसके बाद आता है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में ये टोपी लटकी हुई है और ये 2 लोग नीग्रो हैं जो दक्षिण अफ्रीकी निवासी हैं, ये कुछ खा रहे हैं। ये भोजन संबंधी है, होटल से संबंधित है। बी में हम देख रहे हैं कि बस स्टॉप पर खड़े हुए लोग कुछ हैं, तो ये तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, यानी परिवहन से संबंधित। सी, यह शिक्षा की अलग जगाता हुआ चित्र सी हमको लगता है, और यही ऑप्शन सही है। इनके हाथ में देखो 2, 3, 4 गिनती भी लिखी हुई है, मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा के बेहतर शिक्षा की आशा को दर्शाता हुआ चित्र सी है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न, यह कविता वन वे टिकट लॉन्ग स्टोन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। कविता सुनिए। मैं अपनी जिंदगी चुनता हूं और ट्रेन पर लेकर जाता हूं। मैं तंग आ गया हूं जिम क्रो के कानूनों से। वो लोग जो क्रूर हैं, डरे हुए हैं, जो वध अर्थात लिंचिंग करते हैं और लिंचिंग करके भाग जाते हैं, वो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे डरता हूं। अब यहाँ पर जिम क्रो का कानून का मतलब हो गया अश्वेत और श्वेत लोगों के लिए अलग अलग कानून। दक्षिण अफ्रीका की बात हो सकती है। लिंचिंग का मतलब होता है किसी की हत्या कर देने वाली भीड़, लिंच कहलाती है, और हत्या करना लिंचिंग कहलाता है। अब कई अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों के निम्नलिखित अनुभवों में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? नंबर 1, अफ्रीका में वापस जाकर रहने के लिए दिया गया आदेश। इससे कविता से ये चीज़ स्पष्ट नहीं होती कि वापस वहाँ जाकर रहो। नए शहरों में रहते हुए अनुकूल होने का संघर्ष, नहीं, ये भी क्लियर नहीं होता। अमेरिकी सिविल युद्ध में लड़ना, बिल्कुल नहीं।
हिंसा के डर में जीना, यस वो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे डरता हूं, हिंसा के डर में जीना। 28 का डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं 29वें प्रश्न पर। दी गई जानकारी अमेरिका के भिन्न क्षेत्रों में कई वर्षों से रह रहे अफ्रीकी अमेरिकियों के कुल प्रतिशत की जानकारी प्रदान करता है। यहां पर देखिए सन 1900 से सन 2010 तक उत्तर पूर्व, मध्य पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। 1900 में यहाँ पर 1.8% अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे। 2010 में ये संख्या बढ़ी है, यहाँ पर 1.9 से 10.4 यानी ये बढ़ी है। 0.7 से 4.8 ये संख्या बढ़ी है। 32.3 से 19.2 ये संख्या घटी है। अब जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि द ग्रेट माइग्रेशन यानी अमेरिका के इस महाप्रवास के दौरान लोग किस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में बसे हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उत्तर में तो लोग आए हैं, मध्य पश्चिम में आए हैं, पश्चिम में आए हैं, लेकिन दक्षिण क्षेत्र से लोग गए हैं। पहले 32% थे, अब यहाँ पर 19.2% रह गए, यानी इसका उत्तर होगा बी, दक्षिणी क्षेत्र। 29वें का बी। अब इस क्वेश्चन में आपको देख के लग सकता होगा कि इतने सारे डाटाबेस दिए हुए हैं, इतने सारे टेबल्स दिए हुए हैं, इतने सारे कॉलम्स और रोज बनी हुई हैं, अब हम इसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार ये आपसे कहना है कि क्वेश्चन पढ़िए, तभी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर हम आते हैं। केवल तल की योजनाओं के आधार पर दोनों स्मारक में से संभावना किसकी है कि क्या हो सकता है। तो तल यानी नीचे का जो ग्राउंड लेवल पे गोल दिख रहा है, ये इटली का स्मारक, और ये भारत में स्मारक, ये तो गुंबद का लग रहा है भाई हमें। ये गुंबद ऑप्शन दिया है, हाँ डी, ऑप्शन डी आएगा। 30 का डी गुंबद निर्माण का इसमें दे रहा है, क्योंकि दोनों स्मारकों के होने की संभावना की बात हो रही है। अब यदि हम इनको विकल्पों के आधार पर देखना चाहें, मान लो हमें चित्रों का, आर्किटेक्ट का या वास्तुशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम उत्तर कैसे देंगे। एक चार बाग, मतलब यहाँ पर चार बाग की स्थिति दिख रही है क्या, ये नहीं दिख रही यहाँ पर, ये बल्कि है चार बाग हो सकता है यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, यानी दोनों स्मारकों की कॉमन इसमें नहीं निकल के आ रहा। फिर कमरे, ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फिर समान संख्या में कमरे, कमरों की स्थिति हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, नहीं ये भी नहीं आएगा, समान संख्या में कमरे भी नहीं है। मीनारें यहाँ पर हम बात करें तो एक मीनार यहाँ आ सकती है, ये दूसरी मीनार, ये तीसरी मीनार, ये चौथी मीनार, लेकिन यहाँ पर अगर गुंबद नहीं बनाते हैं, पूरी एक अगर इमारत खड़े करते तो एक ही मीनार हो सकती है, यानी ऑप्शन ये भी नहीं आएगा। तो डी गुंबद ही सही ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी गुंबद बनने की संभावना है, और ये जो है यहाँ पर ये बीच में ये गुंबद को दर्शाता है, ये गुंबद को दर्शाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 31। दिए गए तल योजना के आधार पर नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में किसके होने की संभावना अधिक है। ये देखें, ताजमहल, ए नहीं, बी नहीं, सी ताजमहल दिया है, यानी इसका उत्तर होगा सी। डी जंतर मंतर नहीं होगा, जंतर मंतर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डोरोथी ड्यू जर्मनी की है, होम टाउन उनका फ्रैंकफर्ट है। बोलती है जर्मनी एक बिछड़े हुए परिवार की तरह है जो अब फिर से साथ आने की कोशिश कर रहा है। आइश रोसेनबच कहती हैं जर्मनी का होम टाउन फ्रैंकफर्ट है। जब मैं पहली बार पश्चिम बर्लिन में गई तो मैंने अपने भाई के साथ एक चॉकलेट का टुकड़ा बांटकर खाया। ये टिप्पणियाँ जर्मनी में घटित निम्नलिखित में से किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करती हैं। उस घटना का नाम बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, यहाँ चॉकलेट खाने की बात नहीं आती। बर्लिन की दीवार गिरना, ये आंसर सही है। 32वें का बी। बर्लिन शहर की स्थापना पुरानी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिल्कुल नहीं। बर्लिन की दीवार जब गिरी थी तब दोनों तरफ के लोग आपस में एक दूसरे से मिले थे, बिछड़े हुए परिवार की तरह साथ आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए 32 का बी आएगा। कोई भी दीवार गिरती है, बात बर्लिन की दीवार की नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए आप कि बिछड़े हुए परिवार की तरह साथ आने की कोशिश। अगर बीच में दीवार होगी तो दो परिवार आपस में साथ नहीं आ सकते, दीवार टूट जाएगी तो साथ आएंगे। विश्व युद्ध से साथ आने का कोई सवाल नहीं उठता, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। शहर की स्थापना से भी साथ चलने की कोई बात नहीं होती।
बी ऑप्शन सही होगा। 33, इसका फाइबर 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। इसमें खाद और कीटनाशक की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका उपयोग कृषि उत्पादों की थोक पैकेजिंग में व्यापक रूप से होता है और इसकी खेती पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टाई क्षेत्रों में होती है। इस फाइबर की पहचान करें। जूट, ए ऑप्शन 33। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है और जूट के बोरे बनाए जाते हैं जिसमें अनाज भरा जाता है। यह 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। कपास, नारियल, बांस ये भी बायोडिग्रेडेबल ही हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टाई क्षेत्रों में नहीं पाए जाते और ना ही इनका उपयोग कृषि उत्पादों की पैकेजिंग में होता है। जूट का उपयोग होता है। पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तान लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस अक्षांश में बड़ी पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति नहीं। इसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है भूगोल को पढ़ते हुए। जब आप भूगोल कक्षा 9 को हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने ये बताया है जलवायु वाले अध्याय में कि महासागरों के पश्चिमी किनारों पर ही अधिक रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा बी, शुष्क भूमध्य रेखीय वायुधाराएं इन अक्षांशों पर उतरती हैं। महासागरों से दूर है ये भी नहीं आएगा, चौड़ी है ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन आएगा 34 का बी, क्योंकि यहां पर भूमध्य रेखीय वायुधाराएं सूखी आती हैं, नमी लेकर नहीं आती और इस वजह से जब नमी नहीं होगी तो यहां का वातावरण शुष्क हो जाएगा और रेगिस्तान बनने लगते हैं। 35वां क्वेश्चन, फेडरल ढांचे अर्थात संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है? यहां पर कर में वृद्धि करना राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। ये तो आपराधिक न्याय दोनों का विषय है। संविधान संशोधन, सी इसका उत्तर आएगा। सी सही, क्योंकि संविधान में संशोधन करना केवल केंद्र का काम है, राज्य केवल परामर्श दे सकता है, लोकल सरकारें भी नहीं आएगा। चलो 36वां, 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध? नहीं, प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में आया। बात 1880 के बाद हो रही है, यानी उपनिवेशवाद का कारण औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई तो कच्चे माल की ज़रूरत थी और उस कच्चे माल से बने हुए मटेरियल को बेचने की ज़रूरत थी, इसलिए उपनिवेश बनाना जरूरी था उन पश्चिमी देशों के लिए। तो उत्तर आएगा 36 का बी। 37वां, निम्नलिखित में से भारत के जिलों में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तवांग, सिंधुदुर्ग, कुरुक्षेत्र, पलामू। तो महाराष्ट्र भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, हरियाणा भी नहीं छूता, झारखंड भी नहीं छूता। अरुणाचल प्रदेश चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये चीन यहाँ पर लगा हुआ है। ये महाराष्ट्र यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके बाद हरियाणा भी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं है। और पलामू, झारखंड, ये वाला हिस्सा ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। इस तरह से उत्तर आएगा ए, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। अब हम आते हैं 38वें प्रश्न पर। सर एडवर्ड कोक 1552 में जन्मे, 1634 में देहांत हुआ। अपने समय के एक बड़े वकील माने जाते थे। उन्होंने लिखा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास वस्तु का एकाधिकार होगा तो वह अपनी इच्छा के अनुकूल उसकी कीमत तय कर लेगा और इससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और वस्तु की गुणवत्ता गिर जाएगी। जिसके पास भी एकाधिकार का व्यापार है वह केवल अपने निजी लाभ को देखता है, ना कि जनता के भले को। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन इस कथन के विपरीत माना जाएगा। नंबर 1, एक आविष्कारक को अपने आविष्कार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करना, ये सही आंसर है ए। इसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं हम, बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं की कीमत कम करना, बिल्कुल नहीं, इसके विपरीत नहीं है ये। अन्य देशों में निर्मित वस्तुओं का आयात करना नहीं, युद्ध संकट में व्यापार प्रतिबंधित करना नहीं, क्योंकि बात हो रही एकाधिकार की। यदि आविष्कारक को उसके आविष्कार का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो दुनिया की प्रगति रुक जाएगी। मतलब ये कथन जो है इस कथन के विपरीत माना जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है ना। इसके बाद आता है 39। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया है। यहाँ पर कांग्रेस है और कांग्रेस के अंतर्गत लोकसभा
और सीनेट आता है। भारत में कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला कार्य किसके समान है? तो भारत में राष्ट्रपति नहीं, संसद, ए, संसद बी सही। यहाँ पर देखते हैं हम, संसद भारत के अंतर्गत और संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा ये देख लीजिए, राज्यसभा ये देख लीजिए। कांग्रेस की तरह बराबरी पे संसद है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 40वां। सरकार ने एक जोखिम भरे भूकंपीय क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस संयंत्र के निर्माण की सुरक्षा पर सवाल उठाए और कई स्थानीय लोगों द्वारा इसका प्रदर्शन भी किया गया। मानचित्र के आधार पर उस संयंत्र की प्रस्तावित साइट कौन सी होगी? जोखिम वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जोन 4.9। हरिपुर कहाँ पर है? ये हरिपुर है। कोवाडा कहाँ पर है? ये कोवाडा है। ये जैतापुर है। और मीठी विरदी ये है यहाँ पर, ये मीठी विरदी, ये जैता, ये कोवाडा और ये हरिपुर। इनमें से सबसे ज़्यादा भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला हिस्सा ज़्यादा वाला है, यानी ये कम है, ये भी डैश 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 4.9 में ये भी कम है। जैतापुर, ये उसका उत्तर आएगा सी, जैतापुर, क्योंकि सी का जोखिम स्तर 7.9 है, ये सबसे ज़्यादा जोखिम वाले एरिया में है। जबकि हरिपुर जो है 6.9 पर है, कोवाडा 4.9 पर है और मीठी विरदी 6.9 पर है। सबसे ज़्यादा 7.9 पर जैतापुर है, आंसर आएगा सी। 41वें प्रश्न पर हम आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलवण जल केवल 2.7% है। लगभग 70% अलवण जल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो अलवण जल 2.7%, ये भी सही है। 70% वाला ऑप्शन भी सही है। मानव उपयोग के लिए 1% जल ही उपयोग है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। 41 का डी ऑप्शन आएगा। यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सोमवार को भारत में 5 बजे सुबह में प्रारंभ हो रहा है, तो इसका सीधा प्रसारण लंदन में कब देखा जा सकेगा? तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो टाइम है वह लंदन से 4.5 घंटे आगे है। यानी अगर भारत में ये 5 बजे शुरू हो रहा है तो ये लंदन में 4.5 घंटे कम करना पड़ेगा। 4.5 घंटे कम करेंगे यानी 12 बजे होगा, तो 4.5 12:30 आएगा। इसमें सोमवार का ए, 42 का ए ऑप्शन आएगा। 12:30 बजे रात को सोमवार में आएगा। रविवार 11:30 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम बढ़ जाएगा, रविवार को नहीं आएगा, ये ऑप्शन आएगा ए। इसके बाद हम आते हैं 43rd पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, किंतु सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, वह एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में है, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में, इसका नाम है नील नदी। अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, किंतु यूरोप से केवल अंटार्कटिक वृत्त गुजरता है। सही जवाब दीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है? 43 का मेरे ख्याल से कौन सा जवाब सही है? जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो उपरोक्त में से सभी सही आएगा, डी ऑप्शन सही। 44वां 44th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी की प्रक्रिया के स्वरूप हुआ। नहीं, ज्वालामुखी से निर्मित नहीं हुआ। यह है 2 विशालकाय महाद्वीपों के टक्कर से बना हुआ है। अरावली पर्वत एक वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई कम है। हाँ, ये सही है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। नर्मदा नदी घाटी द्रोणिका भ्रंश का उदाहरण, ये भी सही, नर्मदा और तापी द्रोणिका भ्रंश का उदाहरण है। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ, ये भी सही है। तो सवाल क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल ए असत्य है, केवल ए। 44 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अभी तक 44 प्रश्नों को हल किए हैं। अब हम 45वें प्रश्न पर आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन समझने के लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना होगा।
जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं उनको आप स्किप कर दीजिए, जो नहीं बनते उनको आप देखते रहिए। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धर्म भी पर्यावरण का एक घटक है, सत्य है। एक छोटा तालाब भी पारितंत्र का उदाहरण है, यह भी सत्य है। जल, थल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, यह असत्य है। जैवमंडल का निर्माण में स्थल, जल और वायु ये तीन आते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु हो जाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। यानी कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, बी 45 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक माल गोदाम खोला, सही है ये। थॉमस रो मुगल दरबार में आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था, नहीं ये नहीं था। पहला प्रतिनिधि था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में 1608 या 1606 के आसपास आया था और ये 1616 में आया था, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमको क्या करना है? विचार करना कौन सा कथन सही है। तो एक सही है, दूसरा गलत है, यानी केवल एक, 46 का ए सही होगा। इसके बाद 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के बहाने में मिलाया था? 1 एंड ओनली अवध, केवल एक ए। अवध को कुशासन के बहाने से मिलाया था। झांसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और नागपुर को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति के तहत झांसी और नागपुर, जबकि अवध को कुशासन के आरोप में बेगम हजरत महल को हटाकर वहां पर अपना यूनियन जैक लहराया था। इसके बाद 48 रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इनको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन करते गए हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, या इनको समझने के लिए किसी और वीडियो में हम आपको बात करेंगे। तो यहाँ पर 1773 में क्या न्यायालय की बात हुई थी? बिल्कुल, कल कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बंगाल के गवर्नर को मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी का गवर्नर, यस, अब बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर था और गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 20 सदस्य नहीं, ये नहीं आएगा, 4 मेंबर बढ़ाए थे केवल। तो इसका सही उत्तर 1 और 2 सी ऑप्शन आएगा, 48 का सी। 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले व्यापारी 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए थे, सी ये। इसके बाद बाकी ये सब, ये 16वीं शताब्दी, ये 16वीं शताब्दी, ये भी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन आएगा सी पुर्तगाली। ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन आएगा बी, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके बाद 51 ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहां महाल का अर्थ होता है गांव, डी में महालवाड़ी का अर्थ होता है, महाल का अर्थ होता है गांव। और एक और व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। 52वां ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? ब्रिटिश शासन प्रभाव नहीं पड़ा। कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ था, उद्योग मंदा पड़ गया था, भारत में देशी वस्तुओं की मांग घट गई थी, ये भी सही है। भारतीय वस्तु महंगी बिकने लगी थी, कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था? नहीं, महंगी नहीं बिकने लगी थी, ये भारतीय वस्तुओं को सस्ता बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसका ऑप्शन डी आएगा, 52 का डी। इसके बाद 53 पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कोचीन में अपना दुर्ग स्थापित किया था, इसका उत्तर आएगा बी। ये तो रट्टाफिकेशन वाले हैं, कोई ट्रिक्स लगा के आप लोग याद कर लीजिएगा कि पहला कारखाना अंग्रेजों ने सूरत में खोला, पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला, इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा। 54वां निम्नलिखित में से खेती में किसको शामिल किया जाता है? खेती बाड़ी को किया जाता है, वानिकी आती है, पशुपालन, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आएगा। किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देशों और विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है? तो अभी अभी आपने ई क्लासेस बाय मनीष सर का वीडियो पढ़ा है, देखा है, जाना है, उसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय, सही ऑप्शन ए। रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई की तरह है जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों द्वारा स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पादों को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित फसलें कौन सी हैं? तो आपको इसका उत्तर देना है कि रोपण कृषि एक्चुअल में होती क्या है, आपको पहले यह पता होना चाहिए कि रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है और इसमें खेती में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की फसल, मतलब एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि जो है एक्चुअल में उद्योगों
और खेती के बीच का इंटरफेस की तरह काम करती है और इसके माध्यम से चाय, कहवा, रबर, केला, कपास इनकी खेती की जाती है। तो इसके अंतर्गत आता है रबर और चाय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं हम 57वें प्रश्न पर। कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग खनिजों पर क्यों निर्भर होगा? डी आएगा ऑप्शन। ये कृषि पर निर्भर है, लोहा इस्पात खनिज पर है, सीमेंट खनिज पर है, उर्वरक खनिज पर है। वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? आर्थिक नियोजन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। आर्थिक नियोजन का कार्य पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, अब लेकिन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। 59वां क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। तो कपड़े भी यहाँ से निर्यात होते थे, मसाले, कुटीर उत्पाद आएगा तो आंसर सही डी। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा की बात आती है तो वो आएगा मसाले, बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तुएं मसाले थे और वैसे तो सभी थे, उपरोक्त सभी आंसर दिया है तो इसमें डी ऑप्शन सही आएगा। आप कंफ्यूज मत होइए, यदि उपरोक्त सभी आता है तो डी आएगा, लेकिन सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाली वस्तु की बात आती है तो मसाले आएगा। अब आते हैं हम 60वें प्रश्न पर। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। बी ऑप्शन सही है। अन्य लोगों ने भी की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने भी सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से ऑप्शन आएगा बी। 61वां, सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? ए, सिंगापुर में। ऑप्शन ए सही है। 62वां प्रश्न, भारत की एकता एवं अखंडता को सहायक बनाए रखने में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? पंथ निरपेक्ष सहायक है, मौलिक अधिकार सहायक है, मौलिक कर्तव्य भी सहायक है, भाषावाद नहीं है। डी ऑप्शन सही आएगा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के रूप में देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन से किया गया? ए ऑप्शन सही आएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये भी याद करने वाली चीजें हैं। 64, भारत में नौसेना के संगठन को 3 कमानों में विभक्त किया गया है। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आपको बता दूं मैं, पूर्वी कमान का मुख्यालय सी विशाखापट्टनम आएगा। इसको आपको याद करना होगा। आपको बता दूं मैं कि सेना की कमान की बात, भारतीय सेना ने आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो उसके 5 कमान हैं। इसके अलावा नौसेना की 3 कमान हैं और वायुसेना की जो है वे 7 कमान हैं। इन कमानों के नाम और इनके स्थान आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपके जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी जरूरी है और सीएम राइज वाले टीचर्स को तो देखना ही पड़ेगा, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 65वां प्रश्न, नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन आएगा बी। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत गुटनिरपेक्षता भी है, निशस्त्रीकरण का समर्थन भी है, साम्राज्यवाद का विरोध भी है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही आएगा। 67वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका अंग नहीं है। डी ऑप्शन सही आएगा। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण कुल अंगों की संख्या है 6। इन 6 अंगों में पहली है जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां है न्यास परिषद और 6वां है सचिवालय। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नाम नहीं है, मतलब डी ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न, ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। ऑप्शन सी आएगा। 3 तरफ से घिरा हो तो प्रायद्वीप कहलाएगा। खाड़ी जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, बंगाल की खाड़ी टाइप का। संसार के मीठे पानी का 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है अंटार्कटिका में। बी ऑप्शन आएगा सही। मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है?
मानव अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकारों का समावेश होता है। राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल फ्रांस की क्रांति से ही इसको मांगा गया था। आर्थिक अधिकार भी फ्रांसीसी क्रांति से ही हासिल हुआ था। ये तीनों जो है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं और वहीं से आए हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकार नागरिक अधिकारों के मतलब मानव अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं होते। 70 का डी ऑप्शन आएगा। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने हल किए और इनकी कॉमन आंसर की इस तरह से आपके सामने है। तो इस तरह से आप लोगों ने अभ्यास सत्र 3 NAS का कंप्लीट किया, पूर्ण किया। आप लोग इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते हुए 12 नवंबर की शानदार तैयारी कीजिए। मेरी ओर से अर्थात ई क्लासेस बाय मनीष सर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।